गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए, पिछले क्लास में हम कोशिका यानी सेल के बारे में पढ़े थे और आज का टॉपिक रहेगा मेरा केंद्रक। केंद्रक के बाद हम देखेंगे गुणसूत्र यानी जिसे अंग्रेजी में क्रोमोसोम कहते हैं। दोस्तों चलिए क्लास में बने रहिएगा और अच्छे से मेरी बात को समझिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करें केंद्रक के बारे में। ये केंद्रक की खोज के बारे में आपको एक बात याद होगा, जब आपको हम केंद्रक पढ़ाए थे वहाँ पर आपको लिखवाए होंगे। यह हम एक बात को बोलेंगे, आपको याद होगा कि केंद्रक को क्या कहते थे, तो कोशिका का दिमाग भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है ये बात आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में इकाई 1 में यूनिट 1 में हम आपको बताए थे केंद्रक यानी कोशिका का दिमाग क्यों कहते हैं। इसका काम ये था ना कि टोटल कोशिकाओं को नियंत्रण करता था। जितने कोशिकांग है ना, अब वो कोशिकांग में लाइसोसोम हो, राइबोसोम हो, उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया हो, गोल्गी बॉडी हो, वेक्यूल्स हो, यानी जितने भी हैं ये सब कोशिकाओं को नियंत्रण करने का काम कौन करता था, तो केंद्रक करता था। और नियंत्रण करने के कारण ये बात वहाँ पर हम जाने थे कि केंद्रक को क्या कहते हैं दोस्तों, तो कोशिका का दिमाग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करें केंद्रक, तो केंद्रक की खोज सर्वप्रथम 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कौन किया दोस्तों, तो 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और इसमें केंद्रक के अंदर 80% प्रोटीन, जो केंद्रक होता है ना 80% प्रोटीन, 10% डीएनए और 10% में अन्य तत्व पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि केंद्रक में कितना प्रतिशत प्रोटीन पाए जाते हैं, तो 80% प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखते हैं तो केंद्रक को पुनः 4 भागों में बांटते हैं। दोस्तों कितना भागों में, तो 4 भाग में केंद्रक को बांटते हैं। अब 4 भाग कौन कौन होता है, पहला होता है आपका केंद्रक कला, दूसरा होता है केंद्रक द्रव्य, तीसरा होता है केंद्रिका और चौथा होता है क्रोमेटिन होता है। ये 4 भाग पढ़ेंगे और इस चारों भाग पढ़ने के पश्चात हम यहाँ पे क्रोमेटिन से ज्ञात करेंगे कि आखिर क्रोमोसोम कैसे बनता है। दोस्तों बस क्लास में बने रहिएगा और हर बातों को अच्छा समझिएगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे किसका, तो केंद्रक कला के बारे में बात करेंगे। ये केंद्रक कला क्या होता है, ठीक दोस्तों। तो केंद्रक कला क्या है इसके बारे में हम पहले जानेंगे। हम आपके सामने एक फिगर को देखिए, बनाए यहाँ पर फिगर को। इस फिगर के माध्यम से हम हर एक चीज को जानेंगे कि इसमें कौन सा, हम जो फिगर बनाए हैं ना, ये जो फिगर है ये किसका फिगर दोस्तों, तो ये केंद्रक का है। किसका फिगर दोस्तों है, ये फिगर केंद्रक का है और केंद्रक का फिगर है। अब इसमें जानेंगे केंद्रक कला क्या है, केंद्रक द्रव्य क्या है, केंद्रिका क्या है। ठीक है दोस्तों, ये जो बाहरी आप शेप देख रहे हैं, जो हम रिंग की तरह बनाए हैं, बाहर से घेरे हुए हैं, इसे हम कहते हैं, इसे क्या दोस्तों हम कहते हैं केंद्रक कला कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसे क्या कहते हैं, केंद्रक कला। इसके अलावा तो केंद्रक कला ये किसे कहते हैं, केंद्रक कला क्या है, इसे अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहते हैं, यानी न्यूक्लियस झिल्ली होता है। ये केंद्रक के चारों ओर, अगर कोई केंद्रक है ना, तो केंद्रक के चारों ओर पाए जाने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं दोस्तों, तो केंद्रक कला कहा जाता है। जैसे कोशिका की बाहर पाए जाने वाली झिल्ली को क्या कहते थे, कोशिका झिल्ली कहते थे। उसकी बाहरी आवरण को क्या कहते थे, तो कोशिका भित्ति कहते थे। ठीक उसी प्रकार समझिएगा, यहां पर जो आपका केंद्रक होता है ना, तो केंद्रक के बाहर पाए जाने वाली झिल्ली, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो केंद्रक कला कहते हैं। दूसरा बात करते हैं केंद्रक द्रव्य। आप इस केंद्रक झिल्ली के अंदर देखिए कुछ द्रव्य सा भरा हुआ है, कुछ द्रव्य सा भरा हुआ है ना, ये द्रव्य को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। क्या कहते दोस्तों, तो केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। ये झिल्ली के अंदर यानी केंद्रक कला के अंदर कुछ द्रव्य पदार्थ पाए जाते हैं। ये द्रव्य पदार्थ पारदर्शी होते हैं, यानी इस पार से उस पार दिखाई देने के लायक होता है। आप देख सकते हैं ये द्रव्य होता है ना, ये पारदर्शी द्रव्य होते हैं। और ये केंद्रक कला यानी जो झिल्ली है ना, इसके अंदर ये तरल पदार्थ भरा रहता है। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसे कहते हैं केंद्रक द्रव्य कहते हैं। अब केंद्रक द्रव्य में अगर बात करते हैं, तो केंद्रक द्रव्य में दोस्तों यहाँ पर देखेंगे ना, तो केंद्रक द्रव्य जो होता है ना, ये कहाँ पाए जाते हैं, तो हम कहाँ देखिए, सबसे पहले केंद्रक कला के अंदर पाए जाते हैं। और इसमें आरएनए मिलेंगे, आपको कई सारे प्रोटीन मिलेंगे। ये सबसे बना होता है कौन, केंद्रक द्रव्य होता है। इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे फिर अगले क्लास में। अब देखिएगा तीसरा बात करते हैं केंद्रिका।
किसकी बात करें दोस्तों, तो केंद्रिका क्या होता है, पहले बात समझिए, यानी केंद्रक की चारों ओर पाए जाने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं दोस्तों, इसे केंद्रक कला कहते हैं। अगर इस केंद्रक के झिल्ली के अंदर पाए जाने वाले द्रव्य को क्या कहते हैं दोस्तों, इसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। और फिगर जो है ना, ये केंद्रक का है। अब बात करते केंद्रिका क्या है, तो केंद्रक के अंदर एक गोल सी संरचना पाई जाती है, एक गोल सी संरचना पाई जाती है, इसे कहते हैं दोस्तों केंद्रिका। इसे क्या कहते दोस्तों, तो इसे कहते हैं केंद्रिका। ये कहाँ पाई जाती है, केंद्रक के मध्य भाग में एक गोल आकार की एक बीज की तरह शेप पाई जाती है, इसे कहते हैं केंद्रिका। ये सामने देखिएगा फिगर पे। उसके अलावा बात करते हैं क्रोमेटिन। ये क्रोमेटिन जो इसमें धागे नुमा आकार से पाई जाती हैं, इसे कहा जाता है दोस्तों क्रोमेटिन। अब इसी क्रोमेटिन से हम क्रोमोसोम ज्ञात करेंगे, तो अगला टॉपिक पढ़ेंगे क्रोमोसोम। ये क्या होता है, क्रोमेटिन होता है, जो कैसे होते हैं, ये केंद्रक के अंदर जो केंद्रक द्रव्य होता है, इस भाग में धागे नुमा आकृति पाई जाती है, इसे कहते हैं दोस्तों क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं दोस्तों, तो केंद्रक के क्या, तो क्रोमेटिन कहते हैं। ये क्या दोस्तों, इसे हम क्या कहेंगे, क्रोमेटिन कहते हैं। ये क्रोमेटिन कोशिका विभाजन में, जब कोशिका एक कोशिकाओं से पुनः दो कोशिकाओं का निर्माण होता है, जब दो कोशिकाएं बनते हैं तो वहां पे हिस्सा लेते, भाग लेते और करते क्या है, जब कोशिकाओं का निर्माण होगा तो ये सब क्रोमेटिन जो धागे नुमा संरचना है ना, ये सब सिकुड़ने लगता है। जो क्रोमेटिन है ना, धागे नुमा संरचना, ये क्या करता है दोस्तों, तो सब सिकुड़ने लगता है और सिकुड़ कर एक मोटा सा परत बना देता है। क्या कर दोस्तों, ये क्या करता है, एक मोटा सा परत बनाता है क्रोमेटिन। और इसका सबसे ज्यादा काम कहाँ होता है दोस्तों, इसके बारे में पढ़ेंगे जब कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन करेंगे, वहां पर हम पढ़ेंगे। जब कोशिका विभाजन होने लगता है तब ये क्रोमेटिन सिकुड़ कर मोटे और छोटे रूप में, धागे के रूप में हो जाता है और बन जाता है, संगठित हो जाता है। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे ही हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। तो क्रोमोसोम किसे कहते हैं, तो क्रोमेटिन जो धागे हैं कोशिका विभाजन के समय सिकुड़ कर छोटे और मोटे नुमा धागे नुमा संरचना बना लेते हैं, इसे क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। यानी क्रोमोसोम किसे कहते हैं, ये बात जानेंगे। तो ये बात आपको समझ में, केंद्रक के क्या होते हैं और केंद्रक के कौन कौन से भाग होते हैं और केंद्रक कैसा होता है। पहले बताएं, जो केंद्रक के बाहर जो झिल्ली मिले, अगर फिगर आपका केंद्रक का है ना, तो केंद्रक के बाहर जो झिल्ली मिलेगी ना, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, केंद्रक कला कहते हैं। और केंद्र झिल्ली के अंदर एक तरल पदार्थ पाया जाता है, उसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। और इसके मध्य भाग में गोल शेप आकार पाई जाएगी, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो केंद्रिका कहते हैं। और इसमें जो धागे नुमा संरचना पाई जाती है, इसे क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। और कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन सिकुड़ने लगता है और मोटा छोटा हो जाता है, शेप मोटी होती है और छोटी आकृति की धागे नुमा संरचना होती है। और धागे नुमा संरचना क्या कहते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। ये बात समझ में आया आपको दोस्तों। चलिए अब हम बात करते हैं गुणसूत्र के बारे में। गुणसूत्र क्या है, जिसे अंग्रेजी में क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, तो क्रोमोसोम कहते हैं। तो गुणसूत्र की खोज सर्वप्रथम वाल्डेयर ने किया था। कौन किया था, तो वाल्डेयर ने किया था। गुणसूत्र की खोज कितने लोग कंफ्यूज होकर मानते हैं, वाटसन और क्रिक बताते हैं, लेकिन ये बात याद रखना, क्या रखना है कि वाल्डेयर ने गुणसूत्र की खोज की, वाटसन और क्रिक डीएनए की तो खोज की, उन्होंने डीएनए को देखा। तो देखिएगा, तो इन्होंने क्या किया, वाल्डेयर ने क्या किया, गुणसूत्र की खोज की। और गुणसूत्र की जब खोज किया तो गुणसूत्र को देखा, ये कैसे मिले, अलग अलग शेप, अलग अलग आकृति मिले। जब मिले, ऐसी जब आकृति मिली तो इसके ऊपरी वाले भाग को बताएं, इसको सैटेलाइट कहते हैं। क्रोमोसोम के ऊपरी भाग को, गुणसूत्र के ऊपरी वाले हिस्से को क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। जबकि मध्य वाले भाग को सेंट्रोमर कहते हैं, जबकि निचले भाग को क्या कहते हैं दोस्तों, तो टेलोमर कहते हैं। ये क्रोमोसोम के 3 भाग का नाम है। ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि क्रोमोसोम के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है, तो सैटेलाइट कहा जाता है। मध्य भाग को क्या कहते हैं, तो सेंट्रोम कहते हैं। अगर निचले भाग को क्या कहते हैं, तो टेलोमर कहते हैं, सो टेलोमर कहते हैं। ये इसका 3 भाग होता है दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं क्रोमोसोम। जब इस क्रोमोसोम को देखने के पश्चात उसके बाद देखा, कार्लसबर्ग नामक वैज्ञानिक ने क्रोमोसोम को देखा ये कैसे होते हैं। कौन देखा, तो कार्लसबर्ग ने। और जब कार्लसबर्ग ने इसको देखा तो इसको ये बात समझ में नहीं है क्या ये कैसे है, लेकिन जब इसका अध्ययन करने के लिए वाटसन और क्रिक मिले और ये क्रोमोसोम को जब देखें तो एक जोड़ानुमा आकृति बनाए, दोनों का आपस में जोड़ा बनाए। और जब जोड़ा बनाए तब से हम क्रोमोसोम को जोड़ा में पढ़ते हैं, गुणसूत्र को जोड़ा, 20 जोड़ा, 22 जोड़ा, 23 जोड़ा, जोड़ा कहते हैं ना।
तो ये जोड़ा, और जब जोड़ा बनाने के पश्चात कौन, वाटसन और क्रिक ने जब जोड़ा बनाए तो अब एक काम की, अब इनको समझ में नहीं अब क्या किया जाए, क्या है, तो उन्होंने क्या किया कि इसके निचले सिरे को खींचा। क्या किया, निचले भाग को खींचा। जब निचले भाग को खींचा तो कुछ इस प्रकार की आकृति बनी, यानी स्प्रिंग टाइप के बनने लगा। खींचने के पश्चात जब ये आकृति बनी तो इसका नाम दे दिए डीएनए। क्या दोस्तों, तो इसका नाम बताएं, ये डीएनए है। और डीएनए कहाँ पाए जाते हैं, तो क्रोमोसोम में पाए जाते हैं, गुणसूत्र में पाए जाते हैं। अब देखिएगा, अभी भी इनको संतुष्टि नहीं हुआ। अब क्या किए ना, इस डीएनए को सोचे और आगे को ले जाते हैं। अब क्या मिलता इसमें, जब आगे की ओर ले गए तो ये जो आपको सिर्फ आकृति दिख रही है ना, ये आगे की ओर फैलते चला गया, बढ़ते चला गया। जब फैलते गया ना तो एक इस प्रकार की आकृति बनना प्रारंभ होने लगा। और जब पूरे खींचे तो टोटल यानी कुल डीएनए का 10 फेरा ज्ञात हुआ। यानी कितने फेरे होते हैं डीएनए में, 10 होते हैं। और ये द्विकुंडली संरचना बनना प्रारंभ हो गया, इन दोनों तरफ से द्विकुंडली। आज जब इसको आगे की ओर ले गए तो डीएनए की एक फेरा को ज्ञात किया, तो इनका नाम इन्होंने दिया जीन। जीन नाम बताया, और जीन नाम बताया इसका। और जीन बताने के पश्चात ये इस जीन को क्या कहते हैं, आनुवंशिकी का इकाई कहते हैं, आधार कहते हैं। और जीन क्या है, संतति को आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं। अब ये जीन को देखिएगा ना, जब ये पूरे फेरे को देखे ना, तो अब एक बात ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ बस आपको दिखाना है। अच्छा, जीन को आपस में समेटेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, डीएनए बनेगा ना। अच्छा, इस भाग को समेट लेंगे, आखिर जीन कहाँ से आया, तो डीएनए से आया ना। इसको समेटेंगे तो डीएनए बनेगा। अच्छा, डीएनए को समेटेंगे तो क्रोमोसोम बनेगा। अब क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं, तो क्रोमेटिन में पाए जाते हैं। और क्रोमेटिन कहाँ पाया जाता है, तो केंद्रक में पाया जाता है। और केंद्रक कहाँ पाए जाते हैं, तो कोशिका में पाए जाते हैं। यानी हम अभी तक जानते थे कि कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है, ये मानते थे बात को ना। लेकिन यहाँ आप देखिए, सबसे छोटी इकाई के पास है तो हमको जीन मिला, इसलिए सबसे छोटी कोशिका मेल के स्पर्म को कहा जाता है। आपकी बात हम पहले पढ़ाए थे ना, ये बात यहाँ साबित हो गया ना कि छोटी कोशिका कौन सी होती है, सबसे मानव में सबसे छोटी कोशिका तो मेल का स्पर्म का होता है। जो आप देखिए, अब इससे तो टूटने वाला है नहीं। अब स्पर्म की आकृति होती कैसी, कैसे है, जीन कैसे दिखाई देते हैं, आप देखिएगा। बरसात के मौसम में कई जगह नाली वगैरह में, कई कचरे में ये कीड़ा चलते होंगे, देखे होंगे, ये कीड़ा चलते हैं। और कीड़े ऐसे, तो इसके पीछे पूंछ होता है। जब ये पानी में तैरता है ना, चलता है ना, तो इसकी सर में किसी प्रकार गति नहीं होती और पूंछ ऐसे ऐसे हिलते रहता है, और उसके इशारे से, पूंछ के इशारे से आगे की ओर बढ़ना प्रारंभ करता है। तो ठीक इसी प्रकार जीन होते हैं, ठीक इसी प्रकार क्या होता है आपको दोस्तों, तो आपके स्पर्म होते हैं, ये होते हैं। तो अब सबसे छोटी इकाई जीन मिल गया। जब ये डीएनए को फेरे को लंबाई आगे की ओर खींचे कौन, वाटसन और क्रिक। वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने डीएनए की खोज किया और डीएनए के फेरे को लंबाए तो कुल फेरा कितना मिला दोस्तों, 10 मिल गया। जब 10 फेरा मिला ना, तो कुल फेरे की लंबाई होता है 34 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन पूछता है कि डीएनए की कुल फेरे की लंबाई कितना होता है, तो 34 एंगस्ट्रॉम होता है। जबकि अगर कुल फेरे कितने होते हैं, तो 10 होते हैं। अच्छा, 10 फेरे हो गए और 34 एंगस्ट्रॉम हो गया। अब आप इसको एक फेरा को उठाइए, तो 10 फेरा में 34 कुल आपका लंबाई है, और 10 से भाग दीजिएगा तो 3.4 आ जाएगा। यानी डीएनए की एक फेरे की लंबाई 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछता है दोस्तों। तो डीएनए की एक फेरे की लंबाई कितना होता है, तो 3.4 एंगस्ट्रॉम, जबकि डीएनए की कुल फेरे की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम। और जीन को, जब जीन को समेटेंगे तो क्या मिलेगा, डीएनए मिलेगा। जब डीएनए आपस में मिल जाएंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, तो हमको क्या मिलेगा, क्रोमोसोम मिलेगा। और जब क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं, तो केंद्रक में मिलेगा, और क्रोमेटिन में मिलेगा। और क्रोमेटिन कहाँ पाए जाते हैं, तो केंद्रक में मिलेगा। केंद्रक कहाँ होता है, तो कोशिका में होता है। और कोशिका आपस में संयोज करेंगे तो उत्तक का निर्माण करेंगे। उत्तक आपस में संयोज करेंगे तो एक अंग को बनाएंगे, और जब एक अंग आपस में जोड़ दिया जाएगा तो एक शरीर तैयार हो जाएगा। ये चलती है इसकी प्रक्रिया। तो चलिए, सबसे छोटी इकाई हम कोशिका पढ़े थे, उसके बाद केंद्रक पढ़े और केंद्रक के बारे में जाने। अगर किसी को दिक्कत होगी इस क्लास में तो आप कमेंट में लिखिएगा, इसको पुनः अगले क्लास में हम बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो जीन के बारे में देखें। अब क्रोमोसोम, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा, वहां हम ये पढ़ेंगे कि क्रोमोसोम में वृद्धि होना, कमी होना सिंड्रोम कहलाता है।
कौन सा सिंड्रोम क्या है, कौन सा सिंड्रोम में बांझपन देखा जाता है, कौन सा सिंड्रोम में उंगली छः हो जाना, पैर की उंगली छः हो जाना, ऊँट की तरह कुबर निकल जाना, ऊँट फूल के पोर्रा की तरह हो जाना, यानी कई सारी दिक्कतें आती हैं। ये कहाँ पढ़ेंगे हम? सिंड्रोम में पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर हमको उम्मीद है कि आपकी बात समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, फिर इसके बाद अगले क्लास में हम बताएंगे इसके बारे में। चलिए दोस्तों, तो इतना कि आज के लिए इतना काफ़ी है। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए।